हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़े हैं, मेरिक्लस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बारे में ना एक बाज़ार में बात बहुत प्रचलित है। बहुत लोग आपके बारे में बताते हैं कि यू आर द फर्स्ट पर्सन जो कि मंदी भी बहुत जल्दी पहचान जाता है और तेज़ी भी बहुत जल्दी अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेते हैं आप। तो सर, इस समय बाज़ार में मंदी का ज़्यादा साइन आपको दिख रहे हैं या तेज़ी का साइन दिख रहा है या फिर थोड़ा साइडवेज है? ये मार्केट कैसा रहेगा? ये जैसे हम देख रहे हैं कि थोड़ा चॉपीनेस है बट क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ इवेंट्स आ रहा है बीच में। आपका व्यू पॉइंट क्या है ओवरऑल मार्केट्स पे? देखिए, जो हम ईटी नाउ के इंटरव्यू में 11 मार्च 12 मार्च 2020 में जो हमने बोला था कि जब कभी भी यूएस में रिसेशन आता है किसी साल में, उसके अगले साल इंडिया की इकोनॉमिक बूम शुरू होती है। मार्च 2020 से हम बोले जा रहे हैं कि ये नया बुल मार्केट साइकिल है, नया इकोनॉमिक रिकवरी साइकिल है। अब तक तो वो व्यू बरकरार रहा है। जहां तक हमको समझ आ रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी अच्छे पैमाने पे पिकअप कर चुकी है। कंपनी से जो बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जो दिख रही है, भारत सरकार के डेटा में जो दिख रहा है, मैक्रो डेटा में जो दिख रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी रफ्तार पकड़ रही है। मेरे ख्याल से और 2 साल कम से कम ये रिकवरी चलेगी। एक रिकवरी के अर्ली स्टेजेस में मंदी आना बहुत रेयर होता है। कभी मैंने अपने करियर में देखा नहीं है कि इकोनॉमिक रिकवरी के पहले साल में मंदी आती है। तो जो भी लोग ये वरीज जाहिर करते हैं कि फेडरल रिजर्व ये करेगा, वो करेगा, यूपी इलेक्शन में ये होगा, वो होगा, मेरे को काफी फिजूल की बातें लगती हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे फोकस किया जाए, इकोनॉमिक रिकवरी पे फोकस किया जाए। मेरे ख्याल से इस बुल मार्केट में काफी दम है। अगले 1 2 3 साल मेरे ख्याल से अच्छा पैसा बनेगा हिंदुस्तान में। सर, अब ये इंटरेस्टिंग आपने बता रहे हैं कि थोड़ा आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है। फिलहाल जो इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी दिख रही है उसके अंदर थोड़ा पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। सर, अब यहाँ पे ना एक मुश्किल थोड़ी ये हो रही है कि भी आईटी के पास लीडरशिप है, एज अ सेक्टर के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे कुछ शिफ्टिंग, कहीं पे कुछ ट्रांस चेंज दिख रहे हैं? आईटी के पास ही लीडरशिप रहेगी, थोड़ा मेटल्स के पास लीडरशिप रहेगी, ऐसा ही दिखता है आपको? देखिए, जो आपके दर्शक हैं, जहां तक मेरे को समझ है, आपके दर्शक रिटेल निवेशक है। यस। अगर उनको बड़ा कमाना है, मोटा कमाना है, किस सेक्टर के पास आज लीडरशिप है, कल होगी, वो मेरे ख्याल से उनको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना उसके बारे में। हिंदुस्तान में 3 चीजें हैं, अगर इन 3 चीजों पे निवेशक नजर रखे, इंडिया में मोटा पैसा बनता है। पहली चीज, साफ सुथरी कंपनी में निवेश करें, जहां पे अकाउंट साफ हो, प्रमोटर की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी हो। दूसरी चीज, ऐसे कंपनी में निवेश करें जहां पे प्रमोटर ने लास्ट 10 साल में दिखाया है कि उनको धंधा चलाना आता है, उनको रिटर्न ऑन कैपिटल कम से कम 15% डिलीवर करना आता है। और तीसरी चीज, कंपनी साफ सुथरी ही नहीं, समझदार प्रमोटर ही नहीं, दमदार फ्रेंचाइज होनी चाहिए। ऐसा फ्रेंचाइज, ऐसा कंपनी जो अपने कंपटीशन को तोड़ मरोड़ के खत्म कर सके। ये 3 चीजें जब आपको दिखती हैं किसी कंपनी में, उसमें निवेश करें। कौन से सेक्टर में वो कंपनी है वो थोड़ी सेकेंडरी बात है। क्लीन प्रमोटर, समझदार प्रमोटर, दमदार फ्रेंचाइज, आईटी में कुछ है, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में है, कुछ एफएमसीजी में है, कुछ फार्मा में है। अलग अलग सेक्टर में अच्छे फ्रेंचाइज में निवेश करिए। अर्ली रिकवरी के अर्ली स्टेजेस हैं, अगले 2 3 साल आराम से पैसा कमाइए हिंदुस्तान में। ठीक है। जब आप ये कह रहे हैं कि 2-3 साल भारत में अभी और पैसा बनने को मिल सकता है, सौरभ, एक और चीज़ जो है मार्केट में बार बार उठ के आती है कि अब सरकारी कंपनीज पे भी ना खुद सरकार अपने आप में बहुत बुलिश हो गई है। वो या जैसे आईडीबी एक एग्जांपल के तौर पर है, वो कह रहे हैं कि हमें 2 महीने लगेंगे ना, हम 2 महीने और लगा सकते हैं, लेकिन हमको वैल्यूएशन अच्छी चाहिए। उन्होंने एयर इंडिया का विनिवेश करके दिखा दिया। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि एयर इंडिया और आईडीबीआई को छोड़ दीजिए, उन्होंने आज तक बीपीसीएल ही नहीं बेचा। आपका व्यू पॉइंट क्या इन सारी सरकारी कंपनीज पे? क्योंकि इनमें बहुत अनलॉकिंग होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। बिजनेस अलग बात है, बिजनेस की ऑनरशिप होना अलग बात है, ये तो आप जानती हैं अच्छे से। देखिए, भारत सरकार के जो ओनरशिप वाले कंपनी है, उन कंपनीज का पहला फर्ज और सबसे बड़ा फर्ज है देश की सेवा करना। जब जहां पे भी भारत सरकार मेन शेयर होल्डर है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, उस कंपनी का फर्ज बनता है देश की सेवा करना, वो उसका प्राइमरी इंटरेस्ट रहता है। इसलिए आप और मेरा जो इंटरेस्ट है एज अ शेयर होल्डर, वो सेकेंडरी बन जाता है। इसलिए मेरे को कभी समझ नहीं आया है कि लोग पब्लिक सेक्टर कंपनीज में निवेश के लिए इतना उत्तेजित क्यों होते हैं। क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी का बिल्कुल कानूनन
फर्ज बनता है कि वो देश की सेवा करे, भारत सरकार की सेवा करे। आप और मेरा इंटरेस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए सेकेंडरी होता है। इसलिए मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्टर कंपनी में निवेश करना है तो बहुत ही सावधानी से करना है। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने कभी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में निवेश नहीं किया है। सौरभ, एक और चीज़ है जो मार्केट में बहुत अच्छे से सामने निकल के आई, उभर के निकल आई थी, वो था कंज्यूमर सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पावर लोगों के पास थोड़ी बड़ी है। क्या ये सेगमेंट आगे भी अच्छा ग्रो कर सकता है? आप तो इसके मास्टर हैं, आपने बहुत पहले भी बताया था इसके बारे में। देखिए, जाहिर है कि अगर इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी पकड़ एस्टैब्लिश कर रही है, जॉब क्रिएशन हो रही है, आप लोगों को पे राइज मिल रही है, तो जाहिर है लोगों का खर्चा भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ रिटेल लेंडिंग काफी इजीली अवेलेबल है, रिटेल लेंडिंग पे ब्याज भी कम है। तो बहुत जॉब क्रिएशन के नजरिए से देखें, पे राइज, बोनस साइकिल के नजरिए से देखें, क्रेडिट अवेलेबिलिटी के नजरिए से देखें, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, होम बिल्डिंग मटेरियल्स, ये पूरा जो सेटअप है काफी मजबूत रहेगा हमारे ख्याल से अगले 2-3 साल में। सौरभ, अब कुछ एक नए एज की कंपनीज भी मार्केट के अंदर है। नायका और पेटीएम बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। नायका ने क्या शानदार वैल्यूएशन, क्या शानदार लिस्टिंग करा के दिखाई और बताया कि देखिए एक छोटा सा स्टार्टअप कैसे बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ एक पेटीएम भी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है पर लिस्टिंग थोड़ी फीकी रही। तो इसको आप डाइवर्जेंस पे कैसे देखते हैं? क्या देखना चाहिए जब हम इन नई कंपनीज पे आते हैं, क्योंकि इनका पीयर अवेलेबल ही नहीं है, इनकी पास्ट हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। हाँ जी, तो देखिए, कंपनी नई हो पुरानी हो वो बात अहम नहीं है। जो बात अहम है, मैंने जैसे समझाया, प्रमोटर की ट्रैक रिकॉर्ड कैसी है। इस प्रमोटर ने दिखाया है कि अब लास्ट 10 साल में कि इनको पैसा निवेश करना आता है, कंपनी में ढंग से इन्वेस्टमेंट करनी आती है। इस कंपनी ने दमदार फ्रेंचाइज बनाया है क्या, अपने कंपटीशन को तोड़ मरोड़ के खत्म किया है क्या? तो अगर वैसे प्रकार की कंपनी नए एज के हो, पुराने एज के हो, मीडियम एज के हो, तब आप निवेश करिए। जस्ट बिकॉज नई आईपीओ आ रही है, अगेन मेरे ख्याल से उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। ठंडे दिमाग से जब तक कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड में ये तीन मुद्दे साफ साफ आपको समझ नहीं आते, प्रमोटर की क्लेanलीनेस, उनकी अपनी कैपिटल एलोकेशन, अपनी समझदारी, अपना सूझबूझ से धंधा चलाने का एक स्किल सेट, और फ्रेंचाइज का दम, मतलब फ्रेंचाइज का दम की आसपास कोई दूसरा कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं रह पाता। ये 3 चीजें जब तक साफ साफ आपको समझ नहीं आती है, मेरे ख्याल से निवेश नहीं करना चाहिए। सौरभ, अभी हम आपके ना पोर्टफोलियो से कुछ एक शेयर्स देख रहे थे जो कि हम लिस्ट में दिखा भी रहे थे। उसमें आपने दोनों पेंट इंडस्ट्रीज रखी हुई हैं। एशियन पेंट भी शायद आपके पोर्टफोलियो में है और आई थिंक बर्जर पेंट भी आपके पोर्टफोलियो में है। ये थोड़ा एक तो कमोडिटी सेंसिटिव है और दूसरा कॉस्ट सेंसिटिव भी है। आपको तो अच्छे से पता है क्योंकि आपने इन दोनों कंपनीज को सिलेक्ट भी किया है। तो क्या आप मार्केट में जो पोर्टफोलियो से बनाना चाहिए, थोड़ा मेटल्स पे बुलिश होके ही बनाना चाहिए या रॉ मटेरियल पे बुलिश होके ही बनाना चाहिए कि ठीक है ये सर्कल है, थोड़ा चल रहा है, कॉस्ट इन्फ्लेशन है, कंपनीज मैनेज कर लेंगी, जिन कंपनीज को मैनेज करना आता है, और जो मैनेज नहीं कर पाएंगे उनसे थोड़ा दूर रहना है? देखिए, 2 अलग अलग पहलू आप रेज कर रहे हो। पहली बात, पेंट्स के बारे में आपने बात छेड़ी। तो पेंट कंपनीज एशियन बर्जर की प्राइसिंग पावर दमदार है। अगर आप इनके लास्ट 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का हिस्ट्री देखिए, इनको कॉस्ट इन्फ्लेशन से निपटने में कोई दिक्कत नहीं रही है। इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन, इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल रिलेंटलेसली कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गई है। मतलब कि जो भी कॉस्ट का मुद्दा आया है उन्होंने संभाला है उसको, और कस्टमर के ऊपर जहां पर प्राइस हाइक करनी चाहिए, कस्टमर के ऊपर प्राइस हाइक किया है, और अपनी लीडरशिप, अपनी जो सुपीरियोरिटी है पेंट इंडस्ट्री में, पूरी तरह से बरकरार रखा है। मेरे ख्याल से एशियन और बर्जर, अगर आप दोनों को जोड़ दो, करीबन 80% पेंट इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी इन दोनों कंपनीज के बीच में है। और ये कोई नई कहानी नहीं बोल रहा आपको, लास्ट 20-30 साल में सेम कहानी है। तेल का भाव ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता ऐसे दमदार फ्रेंचाइज को। दूसरी बात आपने छिड़ी मेटल्स माइनिंग की। मेरे ख्याल से मेटल्स माइनिंग स्टॉक्स में आपको ये वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगी। आप देखेंगे मेटल माइनिंग स्टॉक्स लार्जली जो लंदन मेटल एक्सचेंज में स्टील और एल्यूमिनियम का भाव है उसी के साथ नाचते हैं। तो उनकी अंडरलाइंग कुछ खास अस्तित्व नहीं है जिससे आप और मैं
पैसा बना सके, मेटल माइनिंग स्टॉक्स लॉजिकल रीजंस की वजह से एलएमई के मेटल के भाव के ऊपर एक खेल है। अगर आपको एलएमई के मेटल प्राइसेस की साइकिल समझ आती है तो जरूर मेटल माइनिंग स्टॉक्स में निवेश कीजिए। लेकिन अगर माहिर नहीं हो आप, अगर आपको कुछ कमोडिटी प्राइसेस की कुछ खास स्पेशलिटी नहीं समझ आती, की साइकिल समझ नहीं आती, जैसे मेरे को नहीं आती, मेरे को ना तो ऑयल साइकिल ना तो मेटल माइनिंग साइकिल समझ आती है, तो अगर वैसा है तो आप मेटल माइनिंग स्टॉक से दूर रहिएगा। सौरभ, एक बार जरा आपसे बैंकिंग पे भी व्यू चाहते हैं। ऑल दो बैंकिंग अपने आप में डिवाइडेड है, एक सरकारी बैंकों का खेमा, एक प्राइवेट का। आपने एक स्टांस तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप सरकारी बैंकों में या उनका जो काम है आपको थोड़ा कम उसमें समझ में आता है और आप इससे थोड़ा दूर रहते हैं। बट जो निजी बैंक है जैसे कि कोटक है, आईसीआईसीआई, एक्सिस है, इन सब पे आप बुलिश हैं काफ़ी क्या? हाँ जी, देखिए जैसे मैंने बोला, अगर रिकवरी अपने अर्ली स्टेजेस पे, इकोनॉमिक रिकवरी अर्ली स्टेजेस पे है, जाहिर है इकोनॉमिक रिकवरी में अच्छा प्राइवेट सेक्टर लेंडर आपको बड़ा कमा के देगा। प्राइवेट सेक्टर लेंडर ऐसा चुनिए जिसकी बैलेंस शीट में स्पेयर टियर 1 हो, मतलब एक्सेस कैपिटल हो, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 10 साल में सफाई से समझदारी से लेंडिंग करने की है। वैसे अगर लेंडर आप चुनेंगे जैसे हमने अपने किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो में चुना है, तो इकोनॉमिक रिकवरी का हमारे ख्याल से अच्छा फायदा मिलेगा आपको। सौरभ, जैसे आप और हम जानते हैं कि हमारे जो व्यूअर हैं थोड़े रिटेलर्स हैं, और कई बार क्या होता है कि ना सर्कल या सेक्टर बहुत अच्छे से चर्न करके जब आता है तो थोड़ा रिटेलर्स लेट भी हो जाता है उसको गेस करने में, समझने में कि क्या ये बहुत बहुत बड़ी रैली आने वाली है या फिर छोटी है। रियल एस्टेट में कुछ ऐसे दिख रहा है, कई सालों बाद रियल एस्टेट वापस थोड़ा चलने लगा है। एक रिटेलर को जो आज ये समझता है कि हाँ रियल एस्टेट के अंदर वापस पुल बैक आ रहा है, सेल्स अच्छी आ रही है, मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं, अब बिल्डर्स की बुकिंग अच्छी हो रही है, इस पे थोड़ा लंबा ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, रियल एस्टेट की सबसे बड़ी जो दिक्कत है, बैरियर्स टू एंट्री नहीं है। तो हमारे देश में रियल एस्टेट डेवलपर्स की भरमार है। आप किसी भी हिंदुस्तान के बड़े शहर के आउटस्कर्ट्स में जाइए, आप देखेंगे दर्जनों रियल एस्टेट डेवलपर बिल्डिंग लगा रहे हैं। जिस सेक्टर में बैरियर टू एंट्री नहीं होती, वहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल मोटा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रमोटर के लिए। तो रियल एस्टेट की ये दशा हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से काफी साल तक चलती आई है और चलती जाएगी, जहाँ पे बैरियर टू एंट्री बनाना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कमाना रियल एस्टेट डेवलपर के लिए मुश्किल होता है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सस्ते ब्याज की वजह से, लो ब्याज की वजह से, सस्ते क्रेडिट की वजह से रियल एस्टेट रिकवरी आ रही है। तो उसका अगर आपको फायदा उठाना है, आप बिल्डिंग मटेरियल्स में निवेश कीजिए। बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर में बैरियर टू एंट्री है। कोई भी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल आप चुनो, अगर आप एडिसिव लो, पेंट लो, टाइल लो, पाइप्स लो, आपको एक एक मार्केट लीडर मिलेगा, एक बाहुबली मिलेगा आपको हर एक प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल में। बिल्डिंग मटेरियल के जरिए से आपको रियल एस्टेट में ज्यादा पैसा बनाने को मिलेगा, रादर देन रियल एस्टेट निवेशक में, रियल एस्टेट डेवलपर में निवेश करके। सौरभ, ना आप ही डॉक्टर ना ही मैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ पे चर्चा ज़रूर करते हैं और मैं आपका इंटेलेक्चुअल व्यू ज़रूर लूँगा। वो है जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता तो है क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसको कैसे कनेक्ट करता है? क्योंकि आज हम सुबह ना निकुंज से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे जब फर्स्ट फेज़ आया था तब ज़्यादा फियर था, सेकेंड फेज़ आया तब सेलेक्टिव पॉकेट्स चले, थर्ड फेयर आते आते यानी कि थर्ड वेव आते आते वी आर वेरी मच इम्यून। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें ये पता है कौन से शेयर चलेंगे, हमें ये पता लग चुका है कि किस चीज़ को हमको ज़्यादा से पहले प्रिपेयर करके रखना है। तो इस थर्ड वेव को मार्केट के हिसाब से मैं ज़्यादा गंभीरता से ना लूँ, ऐसा सोच सकते हैं क्या हम? देखिए, कोविड के बारे में मैं विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन जैसा आप बोल रहे हो हमारी सोच भी वैसी कुछ है। हम सब ने डबल वैक्सीन लिया है, हमारे कोलीग्स ने डबल वैक्सीन लिया है, जहां तक हो सके हर जगह पे मास्क पहन के जाते हैं, और पूरी दुनिया भर में यही हम रवैया देख रहे हैं। यूएस की मार्केट की बात करें तो यूएस से भी यही खबर आ रही है कि केसेस तो काफी आ रहे हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने वाले केसेस नहीं हैं। डेथ रेट कोविड के साथ और उतना घातक नहीं रहा, और देयरफॉर जो इकोनॉमिक डिसरप्शन, जो त्राही त्राही एक माहौल बन जाता था पहले जब कोविड आती थी, जैसे 2020 के अर्ली महीने में जो आया, वो एक वो डर का माहौल चला गया है। लगता है कि ओमिक्रॉन के केसेस हिंदुस्तान में आएंगे, कुछ आना शुरू हो गया है, लेकिन जो घातक जो इम्पैक्ट रहा था इसके पहले वेव में, वो लगता नहीं इस बार आएगा। और जैसे आप खुद ही बोल रहे हो, वैक्सीनेशन का सिलसिला और मास्क पहनने का हैबिट अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका है। होपफुली ये चीज, मास्क और वैक्सीनेशन हमको प्रोटेक्शन देगी ओमिक्रॉन के लहर से। ठीक है
सौरभ, बहुत अच्छा लगा आपसे अब बातचीत करके, एंड मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खैर, इस बीच आप